ताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग पिछली क्लास में मोहम्मद गजनवी को पढ़ा था, महमूद गजनवी को। और महमूद गजनवी ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया और लगभग 17 आक्रमण में जो इम्पोर्टेंट आक्रमण था उसको हम लोगों ने देखा था। और एटलीस्ट जब गजनवी जो है वापस जाता है भारत से तो 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके क्रम में एक दो और पॉइंट हमें समझना है कि महमूद गजनवी जो था, यह महमूद गजनवी गजनी का शासक था। तो गजनी और हेरात यह दो जिला है और इन दो जिला के बीच में एक गुर जिला था। गुर जिला का शासक जो थे वह थे महमूद बिन सूरी। पहले गुर जिला के शासक महमूद बिन सूरी थे। तो गजनी जब आक्रमण की नीति से विस्तार करता है अपने साम्राज्य को तो इसको परास्त कर देता है और परास्त करके इसको अपने प्रांत में मिला लेता है। लेकिन 1030 ईस्वी में जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद यह अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है गुर जिला। और गुर जिला का जो है यहाँ पर राजकुमार हो जाते हैं कुतुबुद्दीन हसन और यही जो है अब यह शासन चलाना शुरू कर देते हैं। इधर गजनी की जब मृत्यु हो जाती है तो गजनी का शासक होते हैं बहराम और बहराम के द्वारा जो है बहराम के नेतृत्व में कुतुबुद्दीन हसन की जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। जब इसकी हत्या हो जाती है तो इसका भाई जो होता है कुतुबुद्दीन हसन का भाई थे वह थे सैफुद्दीन सूरी। तो सैफुद्दीन सूरी जो है तुरंत आक्रमण कर देता है गजनी पर और गजनी पर आक्रमण करने का नतीजा ये होता है कि बहराम ने उस सैफुद्दीन सूरी की हत्या कर देता है। और फिर ये देखेंगे कि देखते देखते कुतुबुद्दीन हसन जो है मारा जाता है और सैफुद्दीन सूरी भी मारे जाते हैं। और सैफुद्दीन सूरी का एक और छोटा भाई था जिसका नाम था वह था अलाउद्दीन हुसैन। और अलाउद्दीन हुसैन ने फिर क्या किया कि इसने आक्रमण कर दिया बहराम पर और पूरे गजनी को ही नष्ट कर दिया। गजनी साम्राज्य को पूरी तरह से उथल पुथल में यहाँ पर लूटपाट मचाया और पूरे इस राजधानी जो थी गजनी, इस पूरे गजनी को ही नष्ट कर दिया और बहराम की हत्या कर दी। और इस गुर जिला जो है ये अपने अंदर गजनी को साम्राज्य में मिला लेता है। इसी के बाद देखेंगे अलाउद्दीन हुसैन के बाद सैफुद्दीन आते हैं उसका उत्तराधिकारी और सैफुद्दीन के बाद उसका उत्तराधिकारी होता है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन गजनी को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लेता है और इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। और गयासुद्दीन के भाई मोहम्मद गोरी इस प्रांत को इस गजनी साम्राज्य को मिलाने के बाद मोहम्मद गोरी को इसका शासक बना देता है। अब मोहम्मद गोरी जो था यह भारत की तरफ आक्रमण की नीति लेकर भारत की तरफ बढ़ता है। इसका उद्देश्य यह था कि इधर जाना और मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ाना, यानी भारत में आक्रमण करने का इसका उद्देश्य था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। जबकि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था धन का लूटपाट करना और मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना। महमूद गजनवी का यह कतई नीति नहीं था कि भारत पर साम्राज्य का विस्तार करे, जबकि भारत पर साम्राज्यों का विस्तार करने के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी चलता है। और मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण करता है भारत क्षेत्र के मुल्तान पर। चूंकि वर्तमान में भारत में देखेंगे कि इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक में ही था और इसी क्षेत्र में यहाँ पर मुल्तान था जो भारत के ही कब्जे में था। यहाँ पर पहली बार यहाँ पर जो है आक्रमण करता है 1175 में और इस क्षेत्र को यह जीत लेता है। पहली बार मुल्तान को जीत लेता है। और वर्तमान भारत में देखेंगे तो इसने पहली बार इधर अभी के वर्तमान भारत के अनुसार देखा जाए तो पहली बार इसने भारत पर आक्रमण किया था 1178 में गुजरात पर। और इस गुजरात पर जब आक्रमण किया तो यहाँ पर गुजरात पर यह परास्त हो गया, हार जाता है। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसका एक युद्ध होता है। इस क्षेत्र को जरा सा समझते हैं मैप के आधार पर। तो ये गुजरात का क्षेत्र है। इसका यह नीति था कि हमने मुल्तान को जीत लिया है और मुल्तान के रास्ते ऐसे गुजरात होते हुए हम कन्नौज पर शासन करना चाहते हैं। क्योंकि कन्नौज जो है इस समय का अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ी राजधानी थी। यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र था, यहाँ एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में भी चल रहा था। तो इसकी विचार यही थी कि हम कन्नौज पर आक्रमण करें। और यह गुजरात क्षेत्र से जैसे ही एंट्री करता है यहाँ के शासक जो है मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं और यहाँ से भागने पर वह मजबूर हो जाता है। और पुनः आप देखेंगे
इधर यह है कन्नौज, और इस क्षेत्र में राजस्थान में एक राजा होते हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में यहाँ पर शासन चल रहा है। और इसी में आप देखेंगे कि इधर ऊपर में दिल्ली का शासन रहता है जिसमें तोमरों का शासन था। तो तोमर के जो है इसके कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के वजह से पृथ्वीराज चौहान का संबंध तोमरों के साथ था, जिसकी वजह से यह तोमर को भी यहाँ पर उत्तराधिकारी के रूप में पृथ्वीराज चौहान को नियुक्त कर दिया जाता है। तो अब यह राजस्थान और दिल्ली का पूरा शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान ही कर रहे थे। इनके मित्र के रूप में थे इधर जयचंद, जो कन्नौज पर शासन कर रहे थे। कन्नौज जो मालवा की राजधानी थी, और कन्नौज पर शासन कौन कर रहे थे? जयचंद कर रहे थे। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की अच्छी मित्रता थी। अब मित्रता इतनी अच्छी थी कि जब गोरी आक्रमण करता है, जब यहाँ से क्षेत्र को जीतने के लिए राजस्थान की तरफ, तो यह दोनों पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मिलकर मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं लोग। ये दोनों की सेना मिल जाती है, मजबूती के साथ जो है मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। और यह युद्ध होता है पहला तराइन युद्ध के नाम से जाना जाता है। और पहला तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, और विशेष रूप से यह हरियाणा क्षेत्र में हुआ। हरियाणा क्षेत्र में तराइन का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गोरी की हार होती है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, फिर इसके बाद जब यह हार जाता है, पुनः वापस भाग जाता है। हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद जो है 1 साल के बाद जब मोहम्मद गोरी जो है वह जब क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दिया जाए, अब से हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं, तो उनको सख्त चेतावनी देकर पृथ्वीराज चौहान ने उसको कैद से आजाद कर दिए कि दोबारा इस भारत पर तुम नजर नहीं उठाना। बोला जी हुजूर, और यहाँ से चल जाता है। अब चले जाने के बाद यहाँ पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में थोड़ी सी मतभेद हो जाती है। कारण क्या होता है कि जयचंद की एक पुत्री थी संयुक्ता। जयचंद की पुत्री का नाम है संयुक्ता, और संयुक्ता के साथ जो है पृथ्वीराज चौहान का प्रेम हो जाता है। और इस प्रेम की वजह से संयुक्ता चाहती थी कि हम पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह करें, जबकि जयचंद यह कतई पसंद नहीं कर रहे थे। अंत में जयचंद ने एक योजना बनाया, और उस योजना में स्वयंवर की विधि रची, जिसमें संयुक्ता को कहा गया कि तुम वरमाला ले लो, और बहुत सारे राजाओं को जो राजकुमारों को श्रेणी में बिठा दिया गया, और तुम इस राजाओं में से जो राजा तुम्हें पसंद है उसके गले में हार डाल दो। और इसे प्रत्येक राजाओं को बुलाया था सिवाय पृथ्वीराज चौहान को छोड़ करके। अब पृथ्वीराज चौहान नहीं आए थे, अब संयुक्ता को पृथ्वीराज चौहान ही पसंद थे। इस क्रम में संयुक्ता ने अपने सेवक के हाथों एक चिट्ठी भिजवाती है पृथ्वीराज चौहान को कि मेरा विवाह मेरे पिताजी जबरदस्ती कर रहे हैं कहीं दूसरे के साथ। तो यह क्या करते हैं, ठीक उसी समय पर पहुंचते हैं जिस वक्त वरमाला का स्वयंवर का विधि रचा जा रहा था। उसी वक्त आते हैं घोड़े से और संयुक्ता को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो इन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। इन्हीं मतभेद की वजह से जयचंद जो है वापस मोहम्मद गोरी को खबर भेजता है कि तुम भारत पर आक्रमण करो और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे कि कैसे पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना है। अब इन्होंने मतलब समझिए कि ये एक अच्छे दोस्त थे, अब यह दोस्त जो है बाद में एक बहुत बड़े दुश्मन के रूप में बन गए। अब इतना दुश्मन कि इनको पता था कि पृथ्वीराज चौहान की सेना की क्या कमी थी। यह सारी सेना की कमियों को उजागर मोहम्मद गोरी के साथ कर देते हैं, और यही मोहम्मद गोरी के साथ सेना की कमी का उजागर करने की वजह से द्वितीय तराइन का युद्ध हो जाता है, जिसमें जयचंद मोहम्मद गोरी को जो है सपोर्ट कर देता है और अपनी सेना को भी भेज देता है। कुछ इस प्रकार जब पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच का दूसरा तराइन युद्ध होता है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने जब सेना लड़ने के लिए जा रही होती है,
तो जयचंद जो है भेड़ बकरी जो पशु थे, पालतू पशु, इतने पशु उनके ऊपर छोड़ दिया कि इनके पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है ये हो गई, घबरा गई कि भाई इतने सारे पशु को, चूंकि उनको ये करना था, गोरी से युद्ध करना था, और सामने बहुत सारे भेड़ बकरी दिख गए और यह भेड़ बकरी में ही अजुरा गया लोग, और पीछे से जो है महमूद गोरी का जो है सेना अटैक करके, घेर करके और सभी सेनाओं को जो है कत्ल कर दी। इतनी कत्लेआम मची कि पृथ्वीराज चौहान अंत में जो है पकड़े जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को जो है दोनों आंखें फोड़ दिया गया महमूद गोरी के द्वारा। और यही कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के बाद, जब इस जो है इस क्षेत्र को, राजस्थान क्षेत्र को जीतने के बाद यहाँ बहुत सारा लूटपाट हुआ और महमूद गोरी ने अपना साम्राज्य का विस्तार यहाँ पर किया। कई पुस्तकों में कहा जाता है कि जब द्वितीय तराइन युद्ध हुआ था तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को जो है महमूद गोरी पुनः लेके चला जाता है गजनी में, और गजनी में ऐसा होता है कि उसने चूंकि इसको पता था महमूद गजनी को कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, तो इसका परीक्षण किया जाए कि शब्द भेदी बाण में मतलब कोई बोलता है तो आंख बंद भी रहेगा तो उसको जो है वार कर सकता है। तो इनके दोनों आंख फोड़ दिया था और शब्द भेदी बाण का जो है प्रयोग करना चाह रहा था। महमूद गोरी देखना चाहता था कि क्या यह वाकई शब्द भेदी बाण का उपयोग करना जानता है या नहीं जानता है। तो इन्हीं के साथ पृथ्वीराज चौहान और इनके साथ एक और चंद्रबरदाई जो है इनका एक राज कवि थे और इनको भी लेके चला जाता है साथ में। अब यह चंद्रबरदाई जो है यहाँ पर जब गजनी में जब ये होता है, महमूद गोरी एक तख्त पर बैठा होता है ऊंचे स्थान पर और यह आदेश देता है कि यहाँ घंटा है और घंटा को जब आवाज आएगा तो तुम्हें घंटे पर निशाना लगाना है। तीर धनुष दे देते हैं। इधर से यहाँ पर जो है एक कैद के रूप में चंद्रबरदाई एक कविता पढ़ते हैं, कहते हैं कि 4 बांस 24 गज और 4 बांस और 24 गज उंगली अष्ट प्रमाण और ता ऊपर बैठे सुल्तान और मत चूको चौहान। यह एक कविता बोलते हैं कि 4 गज अर्थात 4 गज की दूरी पर, उसके बाद 24 गज बताते हैं और अष्ट उंगली मतलब 8 उंगली की जो है वो कैलकुलेशन के रूप में बताते हैं और उसके ऊपर एक चबूतरे पर बैठे हुए सुल्तान हैं और मत चूको चौहान। और यही जैसे ही घंटा बजता है वह तुरंत निशाना लगा देते हैं सुल्तान के ऊपर और सुल्तान के सीने में जाके तीर लग जाता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर महमूद गोरी का जो है मृत्यु हो जाता है और इसी में आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान को भी पकड़ के वहाँ पर जो है, हालांकि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों अपने हाथों में चाकू लिए हुए रहते हैं और एक दूसरे को मारकर यहाँ पर मर जाते हैं। यहाँ पर गौरी का जो है समाप्तिकरण हो जाता है। इसके बाद भी देखेंगे एक और स्टोरी मिलता है कि जब इस क्षेत्र को जीत लिया था महमूद गोरी तो यहाँ पर एक जो है कार्यक्रम का आयोजन किया, एक भोज का आयोजन किया कि मैंने इस क्षेत्र को जीत लिया है, अब जो सेना इसमें अच्छा काम किया है उसको हम इनाम देंगे। सबको कुछ ना कुछ इनाम दे रहा था। अब उसी इनाम में जयचंद भी पहुंचा था कि हम भी आपका समर्थन किए हैं, हमें भी हो सकता है कि कुछ क्षेत्र मिल जाएगा। लेकिन जिस उद्देश्य से यह गया था और यही यहाँ पर उलट हो जाता है कि महमूद गोरी कहता है कि जो तुम अपनी खुद बहन का नहीं होता है, अपनी खुद पुत्री का और अपने दामाद का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। वो अपनी पुत्री को, चूंकि संयुक्ता इसकी बेटी थी और इसका दामाद कौन हुआ, पृथ्वीराज चौहान, और जब इसका खुद नहीं हुआ, जो अपने देश का नहीं हुआ, वो महमूद गोरी का क्या होगा। और अपने जो है महमूद गोरी अपने दास को कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कि तलवार निकालो और उसका सर कलम कर दो। तो यहाँ पर जयचंद भी मारा जाता है और इस क्षेत्र को भी ये क्या कर लेता है, विजित कर लेता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये कुछ कहानियों से आते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसे हमें ध्यान रखना है कि इसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया था, तो 1178 में, जो उस समय पराजय हुआ।
दूसरी बार आप देखेंगे प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और उसके बाद मोहम्मद गोरी हार जाता है। द्वितीय तराइन का युद्ध ठीक एक साल के बाद 1192 में होता है, जिसमें गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इस युद्ध के बाद ही मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता का स्थापना इसी के समय में होता है, मोहम्मद गोरी के समय में ही होता है, जिसमें गोरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। हालांकि इसके पहले भी कई मुस्लिम आक्रमणकारी ही आए थे। जैसे पहले आप देखे थे कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया था, लेकिन अपना सत्ता जो है पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाया था। इसके बाद गजनी आता है, गजनवी आता है, और गजनवी भी सत्ता स्थापित नहीं कर पाता है, जबकि मोहम्मद गोरी यहाँ पर सत्ता का स्थापना कर लेता है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रेम हो जाता है मोहम्मद गोरी के साथ। अब मोहम्मद गोरी के साथ प्रेम होने की वजह से अब कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना दामाद बना लेता है, विवाह कर लेता है। चूंकि उसका दास था तो वो जाए कहाँ, इसलिए उसने क्या करता है कि इस क्षेत्र पर उसको कहता है कि तुम यहाँ से इस सभी क्षेत्रों को कमांडिंग करो लाहौर से। और उसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में जो है दास वंश की नींव रख दी, जिसको हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश की नींव हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जयचंद के बीच और जयचंद और गोरी के बीच में एक युद्ध होता है, जो चंदावर का युद्ध कहा जाता है 1194 ईस्वी में। गोरी की जीत होती है और जयचंद हार जाता है इस समय। इसी में आप देखेंगे कि नोट में कि कन्नौज विजय के बाद गोरी ने जब कन्नौज को विजय कर लिया था, तो गोरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और सिक्के के दूसरे तरफ जो है अरबी भाषा में कलमा लिखवाया था। कलमा जो होता है तो वो कलमा लिखवाया था अरबी भाषा में, और एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बना हुआ था। जब इसने जयचंद को परास्त करके कन्नौज को और साथ में इधर दिल्ली और इधर आप देखेंगे कि जो राजस्थान के पूरे क्षेत्रों को जो विजित किया था, अब इसके बाद इसने एक सिक्का चलवाया भारत क्षेत्र में, जिसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरे तरफ अरबी भाषा में लिखा हुआ कलमा लिखा हुआ जो है चलवाया था। इसी में आप देखेंगे कि गोरी का अंतिम बार भारत में 1205 ईस्वी में आता है, और 1206 ईस्वी में जब वापस ये लौटता है तो उसकी हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को हो जाता है। और यही हत्या वही कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही कराया जाता है, लेकिन यह सिर्फ कहानियों के रूप में सिर्फ समझाया जाता है, इसका कोई वास्तविक प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ देखेंगे कि जो मोहम्मद गोरी का जो है दो दास आते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं और दूसरा बख्तियार खिलजी आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दास वंश की स्थापना कर दिया, जिसने लाहौर से शासन चलाया था और बाद में दिल्ली आकर और दिल्ली से शासन व्यवस्था शुरू कर दिया था। बख्तियार खिलजी आता है भारत में तो बिहार और बंगाल पर विजय बनाता है, और यहाँ से भी एक कहानी आती है बख्तियार खिलजी से। जब बख्तियार खिलजी वापस गजनी चला गया था तो यह बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो इसको जो है इलाज के लिए सारे देश के लोगों ने इलाज करके थक गए। अब अंत में कहा गया कि आपका इलाज होगा तो बौद्धों के द्वारा होगा। भारत में बौद्ध धर्म जो है वहाँ पर इलाज की बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि उन लोग का जो दवा होता है वो तुरंत कारगर होता है। तो इसका कहना था कि नहीं, हम किसी हिंदू के द्वारा दिए गए दवाइयों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। और यह बहुत कट्टर मुसलमान था। लेकिन यहाँ पर एक और कहानी आती है कि चुपके चोरी से एक बौद्धिस्ट को बुलाया जाता है, और बौद्धिस्ट कहता है कि ठीक है हम बौद्ध हैं, लेकिन आप हमारे दवा का प्रयोग नहीं कीजिएगा, हम आपको एक उपाय बताते हैं। उपाय यह है कि आपको प्रत्येक दिन कुरान पढ़ना है। तो बोले कि बहुत बढ़िया बात है, कुरान पढ़ने में क्या जाता है, मुस्लिम कट्टर मुस्लिम है, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन हम जो पुस्तक दे रहे हैं वही कुरान आपको पढ़ना है। और वह कुरान प्रत्येक दिन पढ़ता है, और पढ़ने के क्रम में यह देखता है कि मेरी स्थिति अब सुधार होने लगती है।
लेकिन बाद में जब जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, बाद में पता चलता है कि यह कुरान जो पेज था उस पन्ना पे दवाई का लेप लगाया हुआ था। और बख्तियार खिलजी जब भी पन्ना पलटता था तो जीभ से यानी थूक लगाकर और तब पेज पलटता था, और उसी थूक के माध्यम से उसके जीभ पर जो है दवा का असर हुआ और वह स्वस्थ हो गया। जब इसको जानकारी हुआ कि मुझे किसी हिंदू के दिए हुए दवाई से मैं ठीक हुआ, इसका मतलब ये सब को रहना ये नहीं होना, वो परंपरा हम उसको जीवित नहीं रखना चाहते हैं, उस सबको नष्ट करना चाहते हैं। और वही चल देता है, बिहार बंगाल पर विजय करता है। और इसको पता था कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक बृहद, आप नालंदा विश्वविद्यालय में विस्तार पूर्वक जो देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी चिकित्सा की सुविधा थी और बहुत अच्छे रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम कर रहा था, और उसको इसने नष्ट किया। साथ ही विक्रमशिला जो गया विश्वविद्यालय में है, गया में विश्वविद्यालय है, उसको भी इसने नष्ट करने का काम किया। तो ये कई स्टोरियाँ मिलती है, कहानियाँ मिलती है, लेकिन कहानियों से कोई तात्पर्य नहीं होता। विशेष रूप से यदि आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न होता है इसी से संबंधित रहता है। एक तो कहानी सुनने से ये बेनिफिट होता है कि आपको याद हो जाता है वो सारी पॉइंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और चाहेंगे कि इसको रिपीट कर दे। मोहम्मद गोरी जो है आप देखेंगे कि संस्वान वंश अथवा गौर वंश का था। तो गौर वंश जो था गुड़ जिला में था, जो गजनी और हेरात के बीच में गुड़ जिला था, और उसमें कुतुबुद्दीन हसन की जो मृत्यु होती है उसके बाद ही मोहम्मद गोरी का जो है कहानी आता है। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करना, मुस्लिम राज्य का स्थापना करना था। प्रथम आक्रमण इसने 1175 ईस्वी में गुजरात पर किया था, लेकिन असफल रहा। दूसरा आक्रमण इसने भारत में, पहले आक्रमण तराइन का जो युद्ध हुआ 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। कारण कि इस समय कई राजा के साथ मिलकर यह युद्ध करते हैं और पृथ्वीराज स्वयं एक बेहतर सेना नायक थे, और इनके अंदर भी, इनकी राज्य में भी एक जबरदस्त सेना की टीम भी थी। इसके वजह से भी यहाँ जीत जाते हैं। इसके बाद द्वितीय तराइन का युद्ध होता है, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए यही चौहान का एक मित्र था। मित्र ने ही इनकी सारी कमजोरियों की पोल खोल दी, जिसकी वजह से द्वितीय तराइन के युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और हार जाने के बाद बड़ा कष्ट, बड़ा यातना देता है मोहम्मद गोरी, और यही कहा जाता है कि आपका कितना भी करीबी दोस्त हो, अपनी कमजोरियों को उसको ना बताए। सारी कमजोरियां बताना उचित नहीं होता है, क्योंकि आपके दोस्त का भी कई छोटे छोटे दोस्त भी होते हैं, वह कमजोरियों का उजागर होगा वहां पर, और फिर आपके लिए समस्या बन सकता है। इसके बाद देखेंगे इसी युद्ध के बाद द्वितीय जो युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध, इसी के बाद जो भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना होता है, और मोहम्मद गोरी को ही मुस्लिम सत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। यह आप मैप से समझ गए होंगे कि किधर दिल्ली का क्षेत्र है, कन्नौज का क्षेत्र है, इधर राजस्थान का क्षेत्र है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने तोमर से मिलकर और इसको दिल्ली को भी अपने में मिला लिए थे, और एक बड़ा शासन के रूप में चल रहा था, जो था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच। दोनों के साथ अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में यही दोस्ती बड़ी दुश्मनी में बदल जाती है, जब इनकी पुत्री संयुक्ता से इनका प्रेम होता है और विवाह लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद जो है बहुत बड़ी जो है एक दुश्मनी हो जाती है। अब ये नहीं चाहते तो इस पर आक्रमण करते या फिर उसको समझाते बुझाते, लेकिन किसी दूसरे विदेशी को यहाँ पर आक्रमण करने का न्योता नहीं देते। अगर विदेशी आया तो ये भी मारे गए और ये भी मारे गए, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। यही चीज समझना कि चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, जिसमें गोरी की जीत हुई और जयचंद हार गए। इसी में कन्नौज में जब जीत लेते हैं तो वहां पर एक सिक्का चलवाता है मोहम्मद गोरी, और उस सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखवाते हैं। गोरी अंतिम बार भारत में 1205 में आता है, और 1206 में वापस लौटने के क्रम में उसकी जो है हत्या हो जाती है, जो 15 मार्च 1206 को होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है। इसके दास आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की नींव रख दिया, क्योंकि इनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था, गोरी की पुत्री से विवाह हुआ था, और विवाह होने की वजह से अपने दास को, चूंकि दास तो मेरे ही घर का नौकर है और मेरे घर का नौकर जो है अब मेरे ही घर में रहेगा पुत्री के साथ, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने एक साम्राज्य दे दिया कि जाओ उस साम्राज्य को तुम शासन करो, और यही इसने दास वंश की नींव रख दी, जो लाहौर से शासन कर रहा था। बख्तियार खिलजी पर आपने समझ लिया कि बिहार बंगाल पर इसने विजय किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया,
किया और साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। तो ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो क्लिप देखेंगे, इसका एक नोट्स बना लेंगे और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, जिससे आपका जो है अच्छी तैयारी हो सके। अगर कोई क्वेश्चन होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स लॉट।